जैसे ही रिद्धि और अनंत की नज़र आपस में मिली, अनंत की नज़रों में कुछ और रिद्धि की नज़रों में डर दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है। मान्यता ने अनंत को देखा तो वो रिद्धि को देख रहा था। उसे समझाते हुए मान्यता जल्दी से बोली, अनंत, ये मेरी फ्रेंड है रिद्धि। अनंत ने उसे नज़र हटाई और फिर मान्यता की तरफ देखकर कहा, ओह अच्छा, ऐसी बात है। नाइस टू मीट यू रिद्धि। ये कहकर उसने रिद्धि की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। रिद्धि तब तक चलकर उसके पास आ गई थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। अनंत का हाथ बढ़ते हुए देखकर वो और भी ज़्यादा पैनिक होने लगी। तभी मान्यता ने कहा, रिद्धि, ये अनंत है और मेरे पापा के दोस्त का बेटा। दिवंगत तब तक अंदर चला गया था। वही अनंत अभी भी हाथ बढ़ाकर आगे खड़ा हुआ था। ना चाहते हुए भी रिद्धि ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। जैसे ही रिद्धि ने अनंत के हाथ को छुआ, उसे तेज दर्द महसूस हुआ। ऐसा लगा कि उसके हाथ की हड्डी टूट जाएगी। उसकी उंगलियां भी टूटने की कगार पर थी। इतने में मान्यता ने जल्दी से रिद्धि का हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले जाते हुए बोली, चलो अब अंदर चलते हैं। अनंत ने रिद्धि को छोड़ दिया और मान्यता उसे लेकर अंदर की तरफ जाने लगी। अनंत उन दोनों को जाते हुए देख सकता था। उसके हाथ की मुट्ठी कस गई और उसने एक एक अक्षर पर जोर देते हुए कहा, ये दोनों एक साथ क्या कर रही हैं? मैं इस लड़की को ढूंढते ढूंढते मर गया, लेकिन ये यहाँ, वो भी मान्यता के साथ, और दोस्त कब बन गए? अनंत ने जल्दी से अपना फोन निकाला और एक आदमी को नंबर डायल किया। उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, तुम सब अपना काम ठीक से नहीं कर सकते। वो लड़की मेरे घर पर है, वो भी किसी और के साथ। तुम सब गए? ये कहकर उसने तेजी से फोन काट दिया और घर के अंदर आ गया। जब घर के अंदर आए तो उसने देखा डाइनिंग टेबल पर पहले से ही सब बैठे हुए थे। मान्यता के बगल में सिद्धि बैठी हुई थी और रिद्धि के बगल वाली सीट खाली थी, इसलिए अनंत वहां जाकर बैठ गया। रिद्धि ने तिरछी नजरों से अनंत को देखा, जो उसे ही देख रहा था। खाना लगने पर अचानक से रिद्धि के हाथ से स्पून गिर गया। मान्यता ने उसके चेहरे को देखा तो ऐसा लगा कि जैसे वो घबरा रही थी। मान्यता ने उसके हाथों को पकड़ा और कहा, रिद्धि। वो उसे पैनिक ना होने के लिए कह रही थी, क्योंकि वहां उसे कोई डर नहीं था। मान्यता को ऐसा लगा जैसे उसे सोशल होना पसंद नहीं है। अब उसे लग रहा था कि उसे रिद्धि को अपने साथ नहीं रखना चाहिए था, लेकिन अगर वो नहीं लेकर आती तो वो कभी नहीं डरती। वो चाहती थी कि उसके अंदर जितना भी डर है वो सब निकल जाए। खाना खाते हुए मुकेश और मिस्टर वीरेंद्र सिंह चौहान दोनों आपस में इशारे कर रहे थे। वो कुछ तो कहना चाहते थे, पर वो दोनों इस बात के लिए कंफ्यूज थे कि कौन कहेगा। मुकेश ने हार मानते हुए कहा, अनंत और मान्यता, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अनंत और मान्यता ने एक साथ मुकेश की तरफ देखा। मान्यता बोली, अंकल बोलिए। वही अनंत को पता था कि वो क्या बात करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं चाहता था कि ये बात यहाँ हो, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। उन्हें बीच में नहीं रोक सकता था। श्री मुकेश ने मान्यता की तरफ देखकर कहा, मान्यता बेटी, क्या तुम मेरे घर की बहू बनना पसंद करोगी? उन्होंने बहुत ज़्यादा कठोर में वे नहीं कहा था और न ही सीरियसली कहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो नॉर्मल बात कर रहे थे। दिवंगत खाते हुए रुक गया। उसने मान्यता के चेहरे को देखा तो थोड़ा परेशान लग रहा था। इतनी डायरेक्ट बात तो यहाँ नहीं करनी चाहिए थी। वो दोनों के रिश्ते के खिलाफ नहीं था, क्योंकि अनंत बहुत ही अच्छा लड़का था, इसलिए वो चाहता था कि ये बात इस तरह से ना हो। मान्यता कुछ बोल नहीं पाई। वहीं मिस्टर वीरेंद्र सिंह चौहान भी उसके चेहरे की परेशानी देख सकते थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो थोड़ी पैनिक हो गई थी। अचानक से मान्यता के दिमाग में सिद्धांत का चेहरा घूमने लगा। उसके अलावा वो किसी के साथ रहने का सोच भी नहीं सकती थी। वैसे वो उसके साथ भी नहीं रहना चाहती थी, लेकिन वो किसी और की भी नहीं होना चाहती थी। इससे पहले कि वो कुछ बोलती थी, अनंत ने बीच में कहा, मान्यता शायद वक्त चाहती है। मिस्टर मुकेश बोले, तो अच्छा, ऐसी बात है। ठीक है, तुम्हें जितना वक्त चाहिए तुम ले लो।
वही मान्यता का अभी खाना खाने का मन नहीं कर रहा था। उसे नहीं पता था कि इस तरह की बात होगी। उसका दिल भारी हो गया और उसने जबरदस्ती खाना खाया। रिद्धि ने जब ये बात सुनी तो वो भी हैरान रह गई। वही अनंत की नजरें कभी मान्यता पर कभी रिद्धि पर थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ सोच रहा था। खाना खाने के बाद मिस्टर वीरेंद्र सिंह चौहान और मुकेश आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी मान्यता गार्डन के बाहर रिद्धि के साथ हवा खाने आ गई। मान्यता ने रिद्धि की परेशानी के ऊपर ध्यान नहीं दिया और क्योंकि वो इस वक्त खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो दोनों एक साथ गार्डन में खड़ी हुई थी और चांद की तरफ देख रही थी। दोनों के मन में अलग अलग उलझने थी। रिद्धि मान्यता से थोड़ा पीछे की ओर खड़ी हुई थी। उसका ध्यान आसमान की तरफ ही था। अचानक से उसके मुंह पर किसी ने हाथ रख लिया और उसे ऊपर उठा लिया। वो कुछ बोलना चाहती थी। उसने हाथ आगे किया मान्यता को पकड़ने के लिए, लेकिन तब तक उस इंसान ने उसे पकड़ लिया और वो उसे गार्डन के पीछे की तरफ लेकर गया। एक दीवार से सटाते हुए अनंत ने रिद्धि को जकड़ लिया और उसकी आंखों को देखने लगा। उसने दीवार के ऊपर अपना एक हाथ रखा हुआ था और रिद्धि की कमर पर एक हाथ रखा हुआ था। रिद्धि बहुत ज्यादा घबरा गई। वो चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसकी शक्ल देखकर उसके मुंह से चीख बाहर ही ना निकली। रिद्धि के बालों को ठीक करते हुए अनंत ने धीरे से कहा, तो तुम मान्यता के साथ थी? आखिर तुम दोनों मिले कैसे? मुझे तो नहीं लगता कि तुम मान्यता को पहले से जानती होगी। और तुम दोस्त कैसे बने? रिद्धि कुछ बोलना चाहती थी। उसने कहा वो लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई। अनंत के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने रिद्धि के बाल पकड़ लिए और खींचते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी चुंगल से बचकर भाग जाओ? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ? तुम दो तो कौड़ी की लड़की जो सिर्फ मेरे बस्तर तक सीमित थी, वो अब मुझसे बचकर निकलेगी? आखिर तुम खुद को समझती क्या हो? रिद्धि को दर्द हो रहा था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला था और ना ही वो करा रही थी, लेकिन उसे बहुत दर्द हो रहा था। ये बात वही जानती थी। अनंत बोला, अब तुम कल के कल मेरे पास यहाँ वापिस आओगी, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ जो करूँगा वो तुम्हें भी नहीं पता होगा। तुम मुझे कल 11 बजे वहीं मिलोगी जहाँ कर तुम पहले मिलती थी, मेरे विला में, समझी? ये कहकर उसने रिद्धि के बाल छोड़ दिए और अपने हाथ साफ करने लगा। उसने अपने बाल ठीक किए। उसकी आंखों से आंसू आ गए थे। अनंत बोला, अब जाओ यहाँ से। रिद्धि ने अपने बालों को ठीक किया और अपनी आंखों के आंसू साफ करते हुए इस बार उसने कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? प्लीज हमें छोड़ दीजिए। अनंत ने उसकी तरफ देखा और कहा, छोड़ दूं? सच में तुम ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? कभी नहीं। और ये ध्यान रहे कि मान्यता को इस बारे में कानो कान खबर ना हो। वो मेरी होने वाली वाइफ है। अब निकलो यहाँ से। कल मुझे विला में ठीक 11 बजे मिलना। अगर थोड़ी भी देर हुई तो फिर तुम्हें नहीं पता मैं क्या कर सकता हूँ। रिद्धि ने अपनी मुट्ठी कस ली और उसने कुछ नहीं कहा। और तभी अचानक से उसे मान्यता की आवाज़ सुनाई दी। वो उसे आवाज़ लगा रही थी। अनंत ने जैसे ही मान्यता की आवाज़ सुनी, वो वहां से चला गया। अब वहां रिद्धि अकेली खड़ी थी। उसने अपने बालों को ठीक किया और वहां से जाने को मुड़ी। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उस हाथ को महसूस करके उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। क्या वो इंसान अब उसके साथ कुछ करने वाला था? वो बहुत ज्यादा डर गई थी, इतना कि वो भी कांपने लगी। उसने कहा, नहीं। तभी उसे दिवंगत की आवाज़ सुनाई दी, अरे तुम रो रही हो? ये कहते हो दिवंगत उसके सामने आ गया। उसने देखा कि उसकी पलकें भीगी हुई थी। ये देखकर कि वो दिवंगत था, रिद्धि ने राहत की सांस ली। दिवंगत ने उससे पूछा, क्या हुआ तुम्हें? तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? ये देखकर कि वो अभी भी रोती जा रही है, दिवंगत ने उसके आंसू को साफ करते हुए कहा, अरे क्या हुआ कि तुम मुझसे डर गई? और सॉरी अगर मैंने तुम्हें डरा दिया। मैं तो बस तुम्हें परेशान करना चाहता था ताकि तुम डर जाओ, लेकिन तुम इतना डर जाओगी मुझे नहीं पता था। आई एम सॉरी।
दिवंगत उसे बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा था। वो उसके आंसू भी बड़े आराम से साफ कर रहा था। फिर उसने उसके बालों को भी ठीक करते हुए बोला, आई एम सॉरी, मैंने कहा ना। तभी अचानक से दिवंगत ने देखा कि रिद्धि आगे बढ़ी और उसके गले मिल गई। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, सच में मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। दिवंगत थोड़ी देर के लिए शॉक रह गया। उसे समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज क्यों हो गई थी। रिद्धि रो रही थी, लेकिन दिवंगत शौक खड़ा हो गया था। तभी जब वो होश में आया तो उसने धीरे से अपना हाथ उठाकर उसके सिर के पीछे रखा और सहलाते हुए कहा, और मैं जानता हूँ, सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। पता नहीं क्यों रिद्धि को सुकून मिल रहा था। उसका टच अनंत के टच जैसा नहीं था। वो बहुत ही प्यार से उसे हैंडल कर रहा था। रिद्धि ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो चुप हो गई। ये देखकर कि वो चुप हो गई है, दिवंगत ने भी चैन की सांस ली। उसने फिर से कहा, सॉरी, आइंदा मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो। दिवंगत खुद भी हैरान था कि वो इतनी ज़्यादा डर गई थी कि इतने ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसने मन ही मन कहा, शायद कहीं लड़कियां बहुत ज़्यादा दिल से कमज़ोर होती हैं और उनमें से यही एक लड़की है। तभी मान्यता आज आवाज़ लगाते हुए उसे तरफ आ रही थी। रिद्धि ने जैसे ही सुना कि मान्यता की आवाज़ पास से आ रही है, वो जल्दी से दिवंगत से दूर हो गई और उसने अपने आंसू पूरी तरह से साफ कर लिए और वो उस तरफ बढ़ गई जहाँ से मान्यता की आवाज़ आ रही थी। दिवंगत भी हैरान था क्योंकि उसने इतनी तेजी से ये सब किया था कि उसे भी खुद भी पता नहीं चला। उसने जाती हुई रिद्धि को देखा और फिर अपने शर्ट को, जो उसके रोने से भीग गई थी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वही अनंत एक पेड़ के पीछे खड़ा होकर ये सब देख रहा था। उसकी मुट्ठी कस गई और उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए धीरे से कहा, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। जब रिद्धि मान्यता के पास पहुंची तो मान्यता बोली, अरे रिद्धि, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। मान्यता वहीं डर गई थी कि रिद्धि कहीं गायब तो नहीं हो गई। वो दोबारा से यहाँ से चली तो नहीं गई। उसे देखकर उसने राहत की सांस ली और रिद्धि ने कहा, वो दरअसल मैं गार्डन में घूम रही थी। मान्यता मुस्कुरा दी। वो बोली, अच्छा ठीक है, अब चलो चलते हैं, लेकिन पता नहीं ये भाई कहाँ रह गए, मैं फोन करती हूँ। दिवंगत का नाम सुनकर अचानक से रिद्धि को अपने दिल में बेचैनी महसूस हुई। जिस तरह से वो अभी कुछ देर पहले उससे लिपट गई थी, ये अच्छी बात नहीं थी। अगर उन्हें अनंत ने देख लिया होता तो पता नहीं क्या होता। तभी दिवंगत भी उनके पास आ गया। क्या तुम दोनों चलने के लिए तैयार हो? क्योंकि डैड तो लेट आने वाले हैं। हो सकता हो यहीं पर सो जाए, क्योंकि वो अपने दोस्त के साथ अपनी यादें ताज़ा कर रहे हैं। मान्यता ने अपनी गर्दन हिलाई और कहा, ठीक है भाई, हम चलते हैं, क्योंकि मुझे तो बहुत नींद आ रही है। वही मान्यता को कोई नींद नहीं आ रही थी। वो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान थी। दिवंगत उसके चेहरे पर परेशानी देख सकता था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा नहीं और वो तीनों घर आ गए। वो बीच बीच में दिवंगत की नजरें बार बार रिद्धि के ऊपर जा रही थी। अगली सुबह रिद्धि तैयार हो गई। मान्यता से कुछ कपड़े दिए हुए थे। वो सुबह ही वहां से निकलना चाहती थी। मान्यता से इस बारे में बात की तो वो नहीं मानी, इसलिए वो चुपके से वहां से निकलना चाहती थी। मान्यता इस वक्त सोकर नहीं उठी थी, लेकिन जब वो नीचे लिविंग रूम में आई तो उसने दिवंगत वहां पर दिख गया। वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और साथ में कॉफी पी रहा था। उसने ब्लैक कलर की पैंट और ब्लैक कलर की शर्ट पहनी हुई थी, जिसकी स्लीव्स उसने मोड़ी हुई थी। इस वक्त वो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। रिद्धि की नजरें उस पर जम गई। तभी दिवंगत को एहसास हुआ कि कोई उसे घूर रहा है, तो उसने अपनी नजरें ऊपर उठाकर देखा और वहां मान्यता को रेड कलर की लॉन्ग फ्रॉक में खड़ा हुआ देखा। वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। क्या होगा आगे? क्या मान्यता को पता लगेगा आनंद और रिद्धि के बारे में? आखिर क्या राज है अनंत और रिद्धि का? क्या दिवंगत रिद्धि को पसंद करने लगा है? जानने के लिए कहानी से जुड़े